Hey, welcome back. I'm Ashok Shah from English Grammar Coaching Center at खैरा से। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को एक लेटेस्ट टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका बहुत ही आप लोगों के जीवन में बहुत उपयोगी है। जो आप लोग काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएं, एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग कैसे करते हैं, तो हमें काफ़ी विद्यार्थियों ने एडजेक्टिव क्लास की डिमांड किया। आज मैं एडजेक्टिव क्लास लेकर के आया हूँ। एडजेक्टिव क्लास का माय डियर स्टूडेंट प्रयोग वहाँ करते हैं, ध्यान रखिएगा कि हमने पहला पॉइंट लिखा कि देर आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एडजेक्टिव क्लास। यह बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट माने पॉइंट है एडजेक्टिव क्लास बनाने के लिए। सबसे पहले एडजेक्टिव क्लास हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से आरंभ होता है, राइट। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एडजेक्टिव क्लास में हमेशा कोई न कोई एंटीसीडेंट होता है, और वह एंटीसीडेंट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? कोई न कोई नाउन होता है। क्या होता है? कोई न कोई नाउन होता है, यानी कि वाक्य में जिसके बारे में चर्चा की जाती है ना, वही क्या होता है? एंटीसीडेंट होता है। तो उसी चर्चा करने वाले शब्द को, यानी उसी चर्चा करने वाले एंटीसीडेंट के बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, आई मीन एडजेक्टिव क्लास बनाते हैं, राइट। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट कह रहा है एडजेक्टिव क्लास के सेंटेंस से हमेशा जो या जिसने से का अर्थ निकलता है, यानी जिसने से आरंभ होता है यह। तो ध्यान रखना होगा कि एडजेक्टिव क्लास बनाने के लिए इन सभी तीन बिंदुओं को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। और मैं बात करूंगा अब आगे चल करके कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है और रिलेटिव एडवर्ब क्या है। इन तीनों की मैं डिस्कस एक एक करके आप लोगों के सामने रखूंगा। तो आई होप दैट आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। आप इसको उतार लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको अगर न समझ में आए तो आप ज़रूर यहाँ पर कमेंट करिएगा ताकि आपको मैं समझा सकूं, मैं आपको बता सकूं। आपको यह वीडियो ज़रूर समझ में आना चाहिए। अब बच्चों आप अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिएगा और आगे चलिए। उतार लिए, आई होप दैट आप उतार लिए होंगे। अब मैं आगे की आपके टॉपिक पे बात करूंगा कि आपको कैसे एडजेक्टिव क्लास बनाते हैं और कैसे आपको एडजेक्टिव क्लास। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन की। किसकी मैं बात करूंगा? रिलेटिव प्रोनाउन की। तो आप हेडिंग डालेंगे अगला कि रिलेटिव प्रोनाउन। क्या हेडिंग डालेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूं कि ताकि आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो आप सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को मेरा हर दिन की वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो माय डियर स्टूडेंट आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। मैं अगला टॉपिक कर रहा हूं यहाँ पर। सबसे पहले मैंने कहा हेडिंग डालिएगा, पहला पॉइंट रिलेटिव प्रोनाउन। क्या हेडिंग डालेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये जो कंजक्शन है रिलेटिव प्रोनाउन के, इनका पहला सबसे पहला पॉइंट रिलेटिव प्रोनाउन में, यानी कि हु, हुज, whom, which और दैट, राइट। who मीन्स होता है जो या जिसने। whose मीन्स होता है जिसका या जिसकी। who मीन्स होता है जिसे, जिसको। who मीन्स होता है जो, जिसे, है ना, जिसका या जिसकी, राइट। और यही सेम होता है इसका भी, जिसको
है ना। अब ध्यान रखिए कि इन तीनों का प्रयोग आप लिविंग थिंग्स के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? लिविंग थिंग्स के लिए, यानी सजीव के लिए करेंगे, राइट। सजीव वस्तु जहां पर आ जाए, अगर एंटीसीडेंट आपका सजीव होगा तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? हु, हुज, हुम। अगर निर्जीव वस्तु आ जाए, क्या आ जाए? निर्जीव वस्तु, यानी नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग के साथ साथ माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप एनिमल्स के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? यानी कि विच का इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए? एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए। और दैट का इस्तेमाल आप कहाँ करेंगे? दैट का इस्तेमाल तो आप दोनों के लिए कर सकते हैं, यानी क्या कर सकते हैं? लिविंग थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं, लिविंग के लिए भी और नॉन लिविंग के लिए, दोनों के लिए आप इनका प्रयोग करेंगे। परंतु ध्यान रहे कि इनका प्रयोग हम तब करेंगे जब इनके साथ एंटीसीडेंट होगा। ध्यान रखिए कि इन सब के पहले कोई न कोई एंटीसीडेंट आएगा, और वह एंटीसीडेंट या तो एंटीसीडेंट का मतलब यह होता है पूर्ववर्ती। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब यह कि कोई न कोई नाउन जरूर आएगा, और वह नाउन होगा जिसकी यहाँ पे चर्चा की जा रही होगी। रिलेटिव प्रोनाउन में ध्यान रखिएगा कि उस नाउन का प्रयोग करेंगे, उस नाउन का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा जिसकी यहाँ पर चर्चा की जा रही होगी, राइट। तो आई होप दैट आप अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। आप इसको उतार लीजिएगा। ये सारे कंजक्शन का प्रयोग हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम करेंगे एडजेक्टिव क्लास में। कहाँ पे करेंगे? एडजेक्टिव क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं, राइट। तो आप अच्छी तरह से इसको उतार लीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ दूसरा बात करने जा रहा हूँ मैं। किसका? मैं रिलेटिव एडवर्ब की। किसकी बात करूंगा? आप रिलेटिव एडवर्ब। दूसरा पॉइंट है रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये जानिए। तो रिलेटिव एडवर्ब होता है जो, वो रिलेटिव एडवर्ब भी इसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउन के जैसा ही प्रयोग करते हैं, परंतु ध्यान रहे कि उसका भी प्रयोग एंटीसीडेंट के बगैर नहीं हो सकता। यानी एडजेक्टिव क्लास हमेशा एंटीसीडेंट से ही आरंभ होता है, और एंटीसीडेंट जो होता है वह कोई न कोई, ध्यान रखना है कि यानी रिलेटिव एडवर्ब। अब रिलेटिव एडवर्ब का जब हम प्रयोग करेंगे तो होता है, यानी कि वाई, वेयर और व्हेन और हाउ। वाई का मतलब होता है जिस लिए, या फिर जिस कारण से, जिस कारण से। इनका प्रयोग हम करेंगे रीजन के लिए। अगर किसी सेंटेंस में रीजन का भाव प्रकट कर रहा है, कारण का भाव प्रकट कर रहा है, तो हम वाई का प्रयोग करेंगे। वेयर मीन्स होता है जहां। क्या होता है? जहां। इसका प्रयोग हम करेंगे प्लेस के लिए। अगर स्थान का भाव प्रकट हो रहा है तो हम वेयर का प्रयोग करेंगे। व्हेन मीन्स होता है जब। इसका प्रयोग हम करेंगे कहाँ? टाइम के लिए। अगर किसी सेंटेंस में टाइम का प्रयोग हो रहा है तो हम व्हेन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? व्हेन का। और हाउ का प्रयोग करते हैं हम कहाँ? यानी जिस तरीके से या जैसे, जिस तरीके से या जैसे के सेंस में करेंगे। कब? मैनर को शो करने के लिए। किसके लिए? मैनर को। मैनर माने तरीका, यानी मैनर को शो करने के लिए हम इन सभी कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे इनके पहले भी कोई न कोई एंटीसीडेंट होगा, कोई न कोई एंटीसीडेंट होगा। एंटीसीडेंट क्या होता है ये आपको अच्छी तरह से पता है। एंटीसीडेंट का मतलब यह होता है, एंटीसीडेंट का मतलब वही पूर्ववर्ती, यानी कि वह पूर्ववर्ती, यानी जिस नाउन के बारे में चर्चा हो, कोई न कोई नाउन होगा। आपको यहाँ पर एंटीसीडेंट के रूप में कोई न कोई नाउन का प्रयोग किया जाएगा। बैठो मत, कॉपी कलम लिए हो ना तो नोट कर डालो। एक एक टॉपिक
एक एक बिंदु आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको लिखा रहा हूँ, मैं आपको रटा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको आ जाए। आपको ना ऐसी कॉन्सेप्ट, ऐसा ट्रिक्स कहीं नहीं मिलेगा, वो अशोक सर के पास है। अशोक सर ना आप सबके लिए सिखाते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं। तो मैं इंग्लिश ग्रामर अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप ज़रूर अशोक ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर विद अशोक सर आप तुरंत लिंक करिएगा, अपने गूगल पे लिंक करिएगा, अपने यूट्यूब पे लिंक करिएगा। आप मुझे कहीं पर भी देख सकते हैं। मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं ना, तो पॉज करके देखिए। मैं छोटे छोटे वीडियो आपको लाता हूँ ताकि आप इसको देख सकें। तो मैं आगे चलता हूँ, अब एग्जाम्पल की ओर बात करता हूँ। ये अच्छी तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को नोट कर डालिए ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट याद रहे। अब मैं बात करता हूँ, एक एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ और बताता हूँ कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान रखना होगा कि हमने कहा कि पहला एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दे रहा हूँ आपके लिए। वह एग्जाम्पल यह होगा कि सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिखा कि आई सा अ मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा, है ना। ही was blind, he was blind। अब देखो माय डियर स्टूडेंट, मैंने एक सेंटेंस दिया कि आई सा अ मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा, ही वॉज ब्लाइंड। यहाँ पर मैन जो शब्द है, सबसे पहले ध्यान रखिए, मैन जो शब्द है यह एंटीसीडेंट है, यह नाउन है, और इसकी चर्चा कहाँ की जा रही है? दूसरे वाले सेंटेंस में। कैसा है? ब्लाइंड है। तो देखिए ये जो ही आया है ना, यह ही इसी नाउन के लिए आया है। तो इसी ही के स्थान पर हम क्या कर देना है? कंजक्शन लगा देना है। कि इसी ही के स्थान पर हमें कंजक्शन का प्रयोग कर देना है। कौन सा कंजक्शन? एडजेक्टिव क्लास के यानी रिलेटिव प्रोनाउन का हु का प्रयोग, क्योंकि यह जो मैन है ना लिविंग है। अगर लिविंग है तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग आप हु का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हु का। तो क्या हो जाएगा? आई सा अब देखिए, आई सा अ मैन है ना। अब यहाँ पर अ मैन हु was blind। अब ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट क्या दे रहा हूँ, कि ध्यान रखिए, यहाँ पर मैन जो है यह लिविंग है, किंतु इसका जान पहचान हो गया। अब इसका परिचय हो गया। जब इसका जान पहचान हो जाता है ना माय डियर स्टूडेंट, तो एडजेक्टिव क्लॉज में ध्यान रखना है कि एंटीसीडेंट लिखो ना, नॉर्मली क्या लिखो? नॉर्मली एंटीसीडेंट यानी आर्टिकल दी इज यूज्ड बिफोर दी antecedent, article the is used before the antecedent in adjective clause, in adjective clause। I repeat now, मैंने क्या लिखा कि write डाउन, हमने कहा कि the definite article is used before the antecedent in adjective clause। adjective clause में हमेशा ध्यान रखना है कि adjective clause में definite article का प्रयोग करेंगे। यानी अब इसका हमारा जान पहचान हो गया, तो हमने क्या किया कि I saw the man who was blind, I saw the man who was blind। अब वो यहाँ पर एडजेक्टिव क्लास का काम कर, कंजक्शन का काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। अब ध्यान रखिए, इसका कंसेप्ट क्या हो जाएगा कि इसका कंसेप्ट जो होगा, यानी कि जो होगा वह ध्यान रखना है कि या तो यहाँ पर दी लगा दो, और दी के बाद ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट कि कोई न कोई यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन, या तो कोई न कोई यहाँ पर एंटीसीडेंट, या तो कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा। फिर इसके बाद माय डियर स्टूडेंट यहाँ कंजक्शन लगाएंगे, और कंजक्शन के बाद यहाँ जो वर्ब प्रयोग किया जाएगा इस एंटीसीडेंट के अनुसार किया जाएगा। अगर एंटीसीडेंट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। अगर एंटीसीडेंट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल होना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे पीओ हो, चाहे इफ यू एनी एग्जाम you have given the exam, never thought कि what is mistake in this sentence, that is a good, you have a correct knowledge in English, so you should try to make a lot of adjective clause, never thinks either right or wrong। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कॉन्सेप्ट करेक्ट है, आपका फैक्ट करेक्ट है, तो आपको अंग्रेजी बनाने से यानी से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्रिएट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी। तो आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
अब मैं आगे चलता हूँ अगला कॉन्सेप्ट की ओर, अगली टॉपिक की ओर, अगली एग्जाम्पल की ओर, ताकि आपको एक एक एग्जाम्पल समझ में आ जाए। मैं अशोक सर आपके लिए लेकर के आया हूँ, आप अच्छी तरह से मेहनत करिए। मैं चाहता हूँ कि आप ना एक एक पॉइंट को अच्छी तरह समझ जाए। अगला कॉन्सेप्ट है, इसी में मैंने कहा कि दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, ध्यान रखिए। दिस इज द बॉय, हिज पेन वॉज लॉस्ट, हिज पेन वॉज लॉस्ट, यह वही लड़का है जिसकी कलम खो गई है। कुछ बच्चे तो सोचते हैं प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट में है तो सबऑर्डिनेट क्लास भी उस प्रेजेंट में होना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है बेटा, चाहे प्रिंसिपल क्लास चाहे जिस सेंटेंस में हो, जिस टेंस में हो, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सबऑर्डिनेट क्लास चाहे जिस टेंस में है, ऐसी कोई मिस्टेक नहीं है। आपको देखना है कि प्रिंसिपल क्लास का जो एंटीसीडेंट है, वह एंटीसीडेंट आपका देखो लिविंग है तो हु लगाइए, हुज लगाइए, हुम लगाइए। अगर नॉन लिविंग है तो आप उसके साथ विच का प्रयोग करिएगा। अगर दोनों कॉन्सेप्ट को क्रिएट कर रहा है तो चाहे जिसका, तो हमने कहा कि दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय। अब बॉय है ना, अब एंटीसीडेंट हुज लगाएंगे। क्यों लगाओगे? क्योंकि यहाँ पेन है ना, तो हुज पेन वाज लास्ट, यह वही लड़का है जिसकी कलम खो गई है, यह वही लड़का है जिसकी कलम खो गई थी। राइट, तो इस प्रकार से आप अच्छी तरह से आप सेंटेंस बनाइए। एक और मैं सेंटेंस देता हूं कि आई बॉट अ पेन, इट वाज कॉस्टली, आई बॉट। दूसरा एग्जांपल है कि आई बॉट अ पेन, इट वॉज कॉस्टली। हमने कहा कि यह मैंने एक कलम खरीदा, इट वॉज कॉस्टली, यह बहुत महंगी थी। तो ध्यान रखें कि पेन यहाँ एंटीसीडेंट है, तो क्या करेंगे कि आई बॉट। अब ध्यान रखो कि पेन के पहले आर्टिकल इंडिफिनिट का प्रयोग किया, जबकि मैंने कहा कि एडजेक्टिव क्लास में कभी भी इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, जब भी किया जाता है डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग, यानी दी लगना चाहिए। तो आई बॉट द पेन। अब ध्यान रखना है कि पेन नॉन लिविंग है तो यहाँ विच लगा दोगे। क्या लगा दोगे? विच वाज कॉस्टली, विच वाज कॉस्टली। मैंने एक कलम खरीदा जो महंगी थी, मैंने एक कलम खरीदा जो महंगी थी। राइट, अब इस प्रकार से आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अगला देखिएगा, अगली कॉन्सेप्ट के लिए, अगला ट्रिक के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि आप ना बिल्कुल समझ जाओ। मैं अधिक से अधिक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से एडजेक्टिव क्लास को बनाते हैं। एडजेक्टिव क्लास में हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब की सहायता से एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव क्लास का। तो हमने कहा कि यहीं पर कि दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है ना। आई टीच द स्टूडेंट्स, हमने कहा यह वही स्थान है जहां पर मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं। तो प्लेस पूछ लिया, स्थान, तो क्या करेंगे कि दिस इज द प्लेस वेयर आई टीच द स्टूडेंट्स, जहां मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं, जहां पर मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं। राइट, अगर यही सेंटेंस हो जाए, जो भी हो कॉन्सेप्ट, अगर यही सेंटेंस हो जाए, एक और एग्जांपल दे देता हूं कि यही एक एग्जांपल और दे देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए अच्छी तरह से। अगर ध्यान रखिएगा, इसी में हमने कहा कि एक मिनट, यहीं पे मैंने लिखा एक एग्जांपल कि दिस इज द प्लेस महात्मा
गांधी वाज बॉर्न। अब ध्यान रखिए, यह वही स्थान है जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो क्या करेंगे, यहाँ स्थान पूछ रहा है तो तुरंत कर देंगे दिस इज द प्लेस वेयर महात्मा गांधी वाज बॉर्न। राइट। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे माय डियर स्टूडेंट। सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया ताकि आप अच्छी तरह समझ गए। आपको मैं उम्मीद रखता हूं कि आप मेरे चैनल को अच्छी तरह से लाइक किए होंगे, सब्सक्राइब किए होंगे और इस चैनल को उन विद्यार्थियों तक जरूर प्रोवाइडेड करिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। जो इंग्लिश सीखना चाहता है तो अशोक सर के साथ जुड़ना चाहता है तो मेरे फेसबुक एंड व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर कोई समस्या होगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा और सबसे पहले मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। क्यों? क्योंकि मेरा हर दिन का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आप तक पहुंचता रहे। बच्चों का शिकायत होता है कि सर आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो जब आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे, सबसे ऊपर वाली घंटी नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा माय डियर स्टूडेंट। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मैं फिर मिलता हूँ अगले दिन और एक नए टॉपिक के साथ। आज का उम्मीद करता हूँ कि एडजेक्टिव क्लास अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो भी आप ज़रूर कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट।